इसको कैलकुलेट करेंगे। सम्मिश्र संख्या, इसको z = x प्लस आई वाई भी कह सकते हैं, जहां x जो होता है रियल भाग है और y जो है इमेजिनरी भाग है। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक भाग है, y जो है काल्पनिक भाग है और x जो है वास्तविक भाग है। ये काल्पनिक और वास्तविक भाग को मिलाकर ही हम एक सम्मिश्र संख्या को तैयार करते हैं। अब इस सम्मिश्र संख्या को तैयार करने में काल्पनिक और रियल भाग को जब मिलाया है तो हम देखते हैं काल्पनिक भाग बनता कैसे है। सर्वप्रथम हम 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आता है 2, लेकिन जैसे ही -4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम कंफ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर रूट एक इमेजिनरी होता है। हम यहाँ पर देखते हैं माइनस जो शब्द माइनस, यहाँ पर -1 कर लेंगे, -1 को हम आयोटा का स्क्वायर करते हैं। यहाँ इसको लिखेंगे कैसे, -1 × 4, -1 को आयोटा स्क्वायर × 4 स्क्वायर रूट आयोटा का स्क्वायर आई, और ये 2i हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा। अब हम किसी भी वैल्यू का इमेजिनरी कैलकुलेशन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में बताएंगे आपको। सर्वप्रथम हम फार्मूला बताएंगे आपको कि किस प्रकार हम फार्मूलों किस प्रकार यूज करेंगे। हम देखते हैं कि इस तरीके से एक ऑर्गेंड प्लेन बनाते हैं। ये एक ऑर्गेंड प्लेन है। इस ऑर्गेंड प्लेन में इस साइड में 0, इस साइड में π/2, इस साइड में पाई और -π भी लिख सकते हैं। ऊपर π/2 तो निगेटिव, जैसे ऊपर पाई लिखते हैं पॉजिटिव तो नीचे निगेटिव पाई लिखते हैं, इसी तरीके से -π/2 लिख सकते हैं, और ये तो 0 आई गया। अब हम अगर देखते हैं कि किसी भी सम्मिश्र संख्या में z = x प्लस आई वाई आया है, तब हम देखते हैं इसके क्रमित युग्म, इसका क्रमित युग्म जो है, क्रमित युग्म हमारा आता है x, y, ये होता है क्रमित युग्म। अब हमारा x y मान लो यहाँ पे आया क्रमित युग्म, -x, y भी आ सकता है, x -y भी आ सकता है, या दोनों माइनस में आ सकते हैं। हम ये साइड जो होती है x होती है, ये y होती है। हम यहाँ पर एक बात याद रखें कि ये जो लाइन है उसको रियल लाइन कहते हैं, और इस लाइन को हम इमेजिनरी लाइन अर्थात काल्पनिक लाइन भी कहते हैं। ये काल्पनिक रेखा, ये वास्तविक रेखा है। यहाँ पर जो एक्स वाई आया है इसको हमने यहाँ पे थोड़ा लंबा लाइन डाल दी क्योंकि ये हमारी वाई एक्सिस हो जाए और ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो अब हमें मालूम ये काल्पनिक हो गया, काल्पनिक नंबर हमारा इतनी ऊंचाई पे है और रियल नंबर हमारा ये वास्तविक भाग हमारा यहाँ तक है। काल्पनिक और वास्तविक भाग को मिला के डायरेक्ट हमें प्राप्त होगा मापांक, इसकी माप mod z = x² + y², रियल पार्ट का स्क्वायर, काल्पनिक पार्ट का स्क्वायर। हम यहाँ देखते हैं x y, तो ये हमारा वैसे भी हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे तो x ये एक राइट एंगल बन रहा है तो हमारा बन जाएगा x² + y², ये हमारा x² + y² बन जाएगा। अगर हमारा ये जो एंगल है इस एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं, इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट यानी कि कोणांक। ये एंगल अल्फा मान लिया, इसको क्या कहेंगे हम, कोणांक। कोणांक की वैल्यू अल्फा = होगी tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट y/x लंब बटे आधार। ये आ गया कोणांक, आर्गुमेंट आ गया। तो हमने क्या क्या पता कर लिया, आर्गुमेंट पता कर लिया का, और हमारा सम्मिश्र संख्या क्या, रियल और इमेजिनरी पार्ट को मिलाकर सम्मिश्र संख्या कंप्लीट हो जाती है, और यहाँ से हमारा आर्गुमेंट आ जाता है
अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। अब हमें यहाँ पर और ये कृमित युग्म x का मान y, अब हम अलग अलग कृमित युग्म पर हम ये आर्गुमेंट लेंगे। ये आर्गुमेंट भी हम यहाँ पर दो टाइप से, एक हो गया मुख्य कोणांक, मुख्य कोणांक ये जो निकला है ये मुख्य कोणांक है tan इनवर्स y अपॉन x, और ये हो गया केवल कोणांक। केवल कोणांक के लिए हम 2n पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x ऐड कर देंगे। मुख्य कोणांक हमारे tan इनवर्स y अपॉन x, कोणांक हो गया 2n पाई प्लस कर दिया tan इनवर्स y अपॉन x। अब हम यहाँ पर बाकी सभी यूज करते जाएंगे। हम यहाँ पर देखेंगे आर्गेंट प्लेन बना लिया, इस साइड में 0 पाई बाई 2 पाई माइनस पाई माइनस पाई बाई 2। हम यहाँ पर देखेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। हम यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, कोणांक की वैल्यू। यहाँ पर देखते हैं मुख्य कोणांक, प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसे कहते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमारा हो जाएगा थीटा प्लस थीटा। ये बात याद रखो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्लस थीटा, और केवल आर्गुमेंट यानी कोणांक हमारा आ जाएगा 2n पाई प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में मुख्य कोणांक प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमारा आ जाएगा यहाँ पर मुख्य कोणांक इस पाई है, पाई माइनस थीटा कर दो, पाई माइनस थीटा। ये मुख्य कोणांक हो गया। केवल आर्गुमेंट कोणांक क्या हो जाएगा हमारा, यहां से 2n पाई प्लस पाई माइनस थीटा। सेम ऐसे इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, माइनस थीटा। यहाँ पे मुख्य कोणांक क्या आ जाएगा, मुख्य कोणांक आ जाएगा माइनस थीटा। कोणांक आ जाएगा यहाँ पर, आर्गुमेंट क्या हो जाएगा 2n पाई माइनस थीटा। ऐसे ही हम थर्ड क्वाड्रेंट में कहेंगे मुख्य कोणांक क्या आ जाएगा हमारा, माइनस पाई माइनस थीटा। कोणांक क्या आ जाएगा 2n पाई माइनस पाई माइनस थीटा। ये आ गया। अब एक बात और यहाँ पर देखना है आपको, इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z ओनली 1 है, -1 है, i है, -i है, इनको कॉम्प्लेक्स नंबर में हम प्रदर्शित करें तो इसको करेंगे 1 + 0 × i, इसको करेंगे -1 + 0 × i, इसको क्या कहेंगे 0 + 1 × i, और इसको क्या कहेंगे 0 - 1 × i। ये हमारे आ गए हैं कॉम्प्लेक्स। अब इनका हम ध्रुवीय रूप निकालेंगे। ध्रुवीय रूप आपको पढ़ाएंगे, ध्रुवीय रूप क्या होता है इसका भी फार्मूला बताएंगे, सभी फार्मूले हैं, इनको आप जो है नोट करते चलिए। ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप में सर्वप्रथम हम z जैसे x + iy दिया हुआ है, इसका मापांक लेंगे तो हमने बताया था x² + y² मापांक हो जाएगा। ध्रुवीय रूप क्या होता है, z mod z cos थीटा प्लस i sin थीटा। आर्गुमेंट फॉर्म में लिखेंगे इसे, z mod z cos थीटा प्लस i sin थीटा। हम इसको z mod z, इसको e की पावर i थीटा, इसको y यूलर्स फॉर्म में भी कर सकते हैं, y यूलर्स फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये यूलर्स फॉर्म है, z mod z e की पावर i थीटा y यूलर्स फॉर्म। क्यों, यहाँ पर जो e की पावर i थीटा आया है वो cos थीटा प्लस i sin थीटा आया है। अगर हम e की पावर -i थीटा लें
तो नेगेटिव आ जाएगा, कंजुगेट इसका आ जाएगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। अगर दोनों को जोड़ दें तो e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा बाई 2 आ जाएगा cos थीटा। ये cos थीटा क्या है? रियल पार्ट। तो रियल पार्ट कितना आ गया हमारा? रियल पार्ट आ जाएगा वाइलर्स फॉर्म में e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा बाई 2। ये किसमें आ गया? रिवर्स फॉर्म में। नेगेटिव अब हम देखेंगे इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा। इसी प्रकार इसका इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, फर्स्ट प्लस ऐड सेकंड ऐड किया, फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा बाई 2i, यहाँ पे आएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये आ जाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट। अब हमने कहा कि इसका ध्रुवीय रूप बताएंगे, इसी का बताना है और ये आप समझ गए होंगे, इसको नोट करते हुए चलेंगे। अब हम देखते हैं 1 प्लस 0i। अभी मैंने आपको बताया था इस साइड में 0 रियल लाइन, पाई बाई 2 इमेजिनरी लाइन, माइनस पाई बाई 2 ये भी इमेजिनरी लाइन, पाई एंड माइनस पाई। 1 प्लस 0i इसका प्रिमिटिव रूप लेंगे 1 कामा 0 कहाँ पे आया है? इस साइड में। आर्गुमेंट क्या होगा? 0 होगा। कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे cos 0 प्लस आई साइन 0 और हम इसका जब मॉड z लेंगे तब हमारा क्या बन के आएगा? 1 आएगा। सभी में क्या आ रहा है? 1 आएगा। तो 1 को हम यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे cos 0 प्लस आई साइन 0। अगर इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट में लेंगे तो cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओ सॉरी यहाँ से भी लिख सकते हैं। इसको हम e की पावर i0 लिखेंगे, वही चीज आ गई। इसी प्रकार इसको लिखेंगे, इसको हम -1 कामा 0, ये क्रमिक युग्म आया -1 कामा 0 किस साइड में? इस साइड में आया है। इसमें पाई और माइनस पाई दोनों यूज कर सकते हैं और 1 तो उसका मापांक है ही, cos पाई पहले ले लो प्लस आई साइन पाई और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos माइनस पाई प्लस आई साइन माइनस पाई। दोनों प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। 0 प्लस 1 आई किधर गया भाई? ये इमेजिनरी लाइन 0 कामा 1 है, इसका 0 कामा 1 इस साइड में। कौन सा आर्गुमेंट है? पाई बाई 2। इसको यूज कर लेंगे cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। सिंपल सा आ गया। माइनस 0 कामा माइनस 1, 0 कामा माइनस 1 इस साइड में आर्गुमेंट में मालूम ये माइनस पाई बाई 2 है, दैट इज कॉल्ड cos माइनस पाई बाई 2 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 2। ये हमारे आर्गुमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम आपको कंजुगेट फॉर्म में फार्मूले जितने भी कंजुगेट वाले होंगे वो सभी फार्मूले आपको कंप्लीट करवाते हैं। इसे नोट कर लेंगे और आगे हम आपको फार्मूला जितने भी हैं वो बताते हुए चलेंगे। एक फार्मूला और इससे पहले आपको बताएंगे कि स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं। स्क्वायर अगर z इक्वल टू a प्लस आई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका स्क्वायर रूट लेना है तो कंडीशन क्या होगी? प्लस माइनस रूट मॉड z प्लस a बाई 2 प्लस आई मॉड z माइनस a बाई 2। ये कब होगा? ये जब होगा जब b ग्रेटर देन 0 होगा। प्लस माइनस मॉड z, अब हम दूसरा b जब लेस देन 0 होगा, मॉड z प्लस a बाई 2 माइनस आई रूट मॉड z माइनस a बाई 2। ये हमारा लेस देन 0 जब होगा तब हमारा स्क्वायर रूट निकल के आएगा। किसी भी वैल्यू का, किसी भी क्वेश्चन का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का तो इस फार्मूले से स्क्वायर रूट आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
कंजुगेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जितने भी कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं वो सभी हम फार्मूले देखेंगे। देखो सर्वप्रथम जेड प्लस जेड बार, जेड प्लस जेड बार क्या होता है हमारा, जब हम जेड कहने का मतलब, एक बात और याद रखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट लेते हैं तब हम आई के स्थान पर रिप्लेस कर देते हैं, आई के स्थान पर माइनस आई। एक बार क्वेश्चन आया था 1/1 प्लस आई है, इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका थोड़ा और कठिन बना, माइनस आई प्लस 1, इसका कंजुगेट क्या होगा, तो इसका कंजुगेट होगा आई प्लस 1, क्योंकि माइनस आई के स्थान माइनस आई रिप्लेस कर दिया, आई के स्थान माइनस आई तो आई प्लस 1 हो गया। तो ऐसा नहीं है कि कंजुगेट उस तरीके, क्योंकि जैसा क्वेश्चन में दिया होगा आंसर वैसा ही हमें लगाना है। तो कंजुगेट का मतलब आई के स्थान अगर हमारा कंजुगेट z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा है तो इसको हम z इक्वल टू r cos थीटा माइनस i sin थीटा लिखेंगे। रिवर्स फॉर्म में हम r e की पावर i थीटा r e की पावर माइनस i थीटा लिखेंगे इसको। अब हम z प्लस जेड आर जब करते हैं तो हमारा दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, रियल पार्ट ऑफ z आएगा, रियल पार्ट ऑफ z आएगा। जब हम z माइनस जेड बार करेंगे दूसरा कोई फार्मूला तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आएगा। z प्लस जेड बार किया तो रियल पार्ट ऑफ z, z माइनस जेड बार किया तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आया। अब हम देखते हैं एक, अगर हम यहाँ पे एक शब्द यूज कर ले कि प्योरली रियल नंबर, अगर ये कहीं लिख के आता है कि प्योरली रियल नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल नंबर लिखा जाता है, तब हम देखते हैं ऐसी कंडीशन में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z उसमें 0 होता है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यहां पर देखेंगे ये 2 आएगा, सॉरी ये 2 आएगा, ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, ये रियल पार्ट ऑफ z है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 हो जाएगा, तो इमेजिनरी कौन सा, ये 2 0 हो जाएगा, तो z माइनस जेड बार इक्वल टू 0, तो z बराबर जेड बार, ये कंडीशन हमारे सामने आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि प्योरली इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर, तो यहाँ पर याद रखो प्योरली इमेजिनरी की जब बात करें तो रियल वाला 0 हो जाए, तो रियल वाला 0 हो जाएगा, तो हम 0 इसको कहेंगे तो z प्लस जेड बार इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारा कहने का मतलब फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा, इतना याद रखो। अब हम देखते हैं, ये तो समझ गए होंगे z प्लस जेड बार 0 हो जाएगा। फिर अगला z बार अगर है पास में कंजुगेट का किसी भी रियल कॉम्प्लेक्स नंबर से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट्स के उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मॉड z स्क्वायर हो जाएगा। और देखते हैं z, यहाँ पर देखते हैं z1 प्लस z2 बार दोनों पे लगा है, तब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z1 प्लस z2 बार, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमारा z1 अपॉन z2 लिखा है, बार लगा हुआ है, तो इसको z1 बार अपॉन z2 बार भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसको। एक बात और, एक फार्मूला याद रखिए कि z की पावर जब बार लिखा हो, बाहर n लिखा हो, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं z की पावर n बार, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे फार्मूले आ गए, जो कंजुगेट फॉर्म में अब कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके सभी ये फार्मूले कंप्लीट कर लेना है। अब हम बताएंगे आर्गुमेंट फॉर्म में फार्मूले, जितने भी फार्मूले हैं सभी आर्गुमेंट फॉर्म में इस तरीके से होंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। जब प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट की बात की जाए तो जैसे लॉग वाले फार्मूले चलते हैं ऐसे ये वाले चलेंगे। आर्गुमेंट z1 इंटू z2 हो जाएगा आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2। आर्गुमेंट
Z1 अपॉन Z2 हो जाएगा आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2 हो जाएगा। ठीक है, ये दो फार्मूले बिल्कुल लॉग जैसे। एक और फार्मूला आर्गूमेंट Z की पावर n इक्वल टू n आर्गूमेंट Z हो जाएगा। आर्गूमेंट Z बार क्या हो जाएगा, माइनस आर्गूमेंट Z हो जाएगा। सिंपल सा है इसमें Z बार। अगर आर्गूमेंट 1 अपॉन Z बार है तो माइनस आर्गूमेंट Z बार लिख लेंगे इसको। आर्गूमेंट Z अपॉन Z बार लिखा हुआ है तो इसको आर्गूमेंट Z माइनस आर्गूमेंट Z बार लिखेंगे। और माइनस आर्गूमेंट Z क्या लिख सकते हैं हम, यहां से देखते हैं। माइनस आर्गूमेंट Z बार 1 अपॉन Z बार भी लिख सकते हैं। और हम इसको ऐसे कर लो, ठीक है। माइनस आर्गूमेंट Z को हम आर्गूमेंट Z बार भी लिख सकते हैं। आर्गूमेंट Z बार, यहाँ पे Z बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आर्गूमेंट Z प्लस आर्गूमेंट Z, अब सही है। तो ये हो जाएगा 2 आर्गूमेंट Z, ये हो जाएगा। अब हम बताएंगे प्रॉपर्टी का मॉडुलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के बारे में देखेंगे कि प्रॉपर्टीज मॉडुलस की क्या होती हैं, इसके बारे में देखेंगे। Z इक्वल टू x प्लस आई वाई दिया है। अगर हमने मॉड Z 0 कर लिया है तो हमेशा याद रखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z भी 0 होगा, रियल पार्ट ऑफ Z भी 0 कहलाएगा। अगर हमने मॉड Z को 0 कर दिया तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z और रियल पार्ट ऑफ Z भी 0 होगा। पहली प्रॉपर्टी हो गई है। सेकंड प्रॉपर्टी, Z बराबर Z बार हो, चाहे माइनस Z बार हो, चाहे केवल माइनस Z हो, ये सभी वैल्यू क्या होंगी, इसके लिए ये 0 कहलाएंगी। एक और प्रॉपर्टी Z1 डॉट Z2 बराबर हो जाएगा मॉड Z1 मॉड Z2 हो जाएगा। एक और देखेंगे Z1 प्लस Z2 मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। सॉरी, ये जो है इसमें थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। अब हम एक चीज और देखते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के लिए अप्लाई करेंगे। Z1 अपॉन Z2 है तो मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 है। अब हम देखते हैं Z1 प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर करेंगे तो मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल Z1 Z2 का पार्ट। इस तरीके से अगर हम इसको दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर अगर है तो हमने तुम्हें बताया है Z बार। यहाँ पर देखते हैं, लिख लेते हैं Z बार होता है मॉड Z का स्क्वायर। तो हमारा ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 और Z1 प्लस Z2 का पार्ट। इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। दूसरे टाइप से इसको ऐसे लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2, ये Z1 बार प्लस Z2 बार भी लिख सकते हैं। इसको हम थोड़ा और कैलकुलेट करेंगे। Z1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो Z1 बार प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 की Z2 Z1 बार प्लस Z2 Z2 बार। हमें मालूम है Z1 बार Z1 स्क्वायर होता है प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो Z1 प्लस Z2 बार का स्क्वायर। एक और फार्मूला करेंगे Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 cos आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस cos आर्गुमेंट ऑफ Z2। इस तरीके से अगर हम इसी में मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा और इस तरीके से फार्मूला हमारा
प्लस का अगर हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, सॉरी इसको हम ऊपर वाले से यूज करेंगे, यहाँ माइनस होगा। अगर हमारा ये माइनस में है, ये माइनस में करेंगे तो हमारा यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, बाकी जेड स्क्वायर। अगर ये माइनस में करेंगे तो हमारा यहाँ माइनस होगा, बाकी सब कुछ वैसे ही। तो ये भी फार्मूला आप लोगों को कंप्लीट। अब हम आगे पार्ट फार्मूले हम कंप्लीट करवाएंगे आपसे। एक बात याद रखना कि जब भी हम कभी Z1 माइनस Z2 मॉड में करते हैं तो ये होता है डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस होती है। कभी भी अगर हमारा ये Z1 माइनस Z2 है तो ये होती है डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। अब आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में बताएंगे कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होती है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देखो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब ये होता है कि जैसे हमने x इक्वल टू 1 लिखा है, 1 की पावर 1/3 कर दी है, x पावर 3 ये हो जाएगी, 3 इधर आ जाएगी, इज इक्वल टू 1 x पावर 3 माइनस 1। इसको हम इसका कहने का मतलब इसके गुणनखंड करेंगे तो x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x और सॉरी x स्क्वायर माइनस x आ जाएगा, प्लस x ही आएगा, प्लस 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ जाएगा। ये इसके गुणनखंड आता है, स्क्वायर रूट आ गया। अभी हमारा इसका मूल निकालना, रूट्स निकालना है, तो इसका रूट्स क्या क्या आएंगे हमेशा याद रखो। x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 आ जाएगा, और हमारा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे x इक्वल टू माइनस सीधाचार्य सूत्र से, तो हमारे दो स्क्वायर रूट्स में आएंगे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। क्यों? ओमेगा की वैल्यू होती है -1/2 प्लस आई रूट 3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1/2 माइनस आई रूट 3/2। ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ये हमारे स्क्वायर रूट्स आ जाएंगे। कुछ फार्मूले हैं इस तरीके से, फार्मूले a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा a माइनस बी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, a माइनस बी ओमेगा a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से हमारे इसके a क्यूब प्लस बी क्यूब करेंगे तो हमारा a प्लस बी ओमेगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का अगर हम कहने का मतलब इसके रूट्स लेंगे, इसके गुणनखंड क्या आएंगे, तो हम देखते हैं इसके गुणनखंड आएंगे a प्लस बी प्लस सी, एक आ गया, दूसरा आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ये गुणनखंड। अब एक बात, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के गुणनखंड क्या आएंगे, हमारे इसके गुणनखंड आ जाएंगे a माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये इसके गुणनखंड आ जाएंगे। ओके, सॉरी इस तरीके का नहीं है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के x माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये गुणनखंड आ जाएगा। ठीक है, हमें इस टाइप से इसके गुणनखंड a क्यूब माइनस बी क्यूब का इस तरीके से लिखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब का, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही बन के आ जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। इस तरीके से अब nth, अभी तक आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा है, अब nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है इसको देखेंगे। इसमें x इक्वल टू 1 की पावर 1/n, x पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0, इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो इसमें क्या आएगा, सर्वप्रथम हम देखते हैं x r इक्वल टू आता है cos π/2 की पावर r प्लस i sin π/2
2 की पावर r, पाई बाई 2 की पावर r आ जाएगा। हम यहाँ पे अगर x 1 लेंगे तो cos पाई बाई 2 की पावर 1 प्लस आई साइन पाई बाई 2 की पावर 1 x2 ले लेंगे। अगर हमें x1 x2 इसे हम z अगर मान लें और हम z1 ले लें, z1 z2 z3 इस तरीके से इसकी अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी हमारी -1। अगर यहाँ 3 हो जाएगा तो वैल्यू आएगी i। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक और फार्मूला याद रखेंगे, एक फार्मूला याद रखेंगे कि जब हमें 1 प्लस ओमेगा ओमेगा पावर 2n ओमेगा की पावर 3n कर देंगे, ठीक है। ओमेगा की पावर n 2n कर दो, चलो n और 2n, यहां से दो वैल्यू, n का अगर मल्टीपल n का गुणांक अगर 3 है तो इसकी वैल्यू 3 आएगी। अगर n का मल्टीपल 3 नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? हम अगर कोई से देखो ओमेगा n की जगह 1 रख दो, ओमेगा प्लस ओमेगा 2 0 आ रहा। सेम वही कंडीशन जो बताई मैंने, सेम उसी तरीके से ये वैल्यू निकलेगी, ठीक है। डिमाइवर थ्योरम से अगर हम देखेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर अगर n है तो पावर cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स, फिर ज्योमेट्री का लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बस समटाइम लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अगर हमारे पास लॉग ए प्लस, चलो ए प्लस हटाओ, अल्फा प्लस आई बीटा कर लो, अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया है तो हम क्या करेंगे, तो 1/2 सिंपल सा लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई 2n पाई प्लस tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा कर लेंगे, ठीक है। सिंपल सा फार्मूला है, इसमें लगेगा अगर n इक्वल टू 0 है तो log अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू 1/2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई और tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं और इसको जरूर आपको जितने भी फार्मूले, कोई छूटेगा नहीं फार्मूला, सभी फार्मूले आपके होंगे। अब ज्योमेट्री विद कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री विद कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्री विद कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्री विद कॉम्प्लेक्स नंबर में हम देखते हैं कि जैसे हमारा z1 माइनस z2 हमने आपको बताया क्या होता है, दो z1 एंड z2 के बीच की दूरी, ये क्या होती है, z1 और z2 के बीच की दूरी, डिस्टेंस ऑफ z1 एंड z2 ये होता है। तो z1 माइनस z2 क्या बताया हमने कि दो z1 और z2 के बीच की ये दूरी कहलाती है। और हम यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला बताएंगे आपको, जब कहीं भी कंडीशन में z माइनस z1 और z माइनस z2 दिया है तो याद रखना इस टाइप का फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन दिया है, इस फॉर्म में दिया है तो आपको क्या लिखना है कि ये इस तरीके से किसी भी रियल एक्सिस को काटता हुआ कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
ये एक परपेंडिकुलर वाई सेक्टर कहलाएगा। ये परपेंडिकुलर वाई सेक्टर कहलाएगा, ये बात याद रखना। और अगर z माइनस जेड नॉट इक्वल टू r दिया है तो ये एक वृत्त की समीकरण कहलाएगी, जहां पर r उसकी रेडियस है और z नॉट उसका सेंटर है। एक वृत्त की समीकरण, वृत्त का एक जनरल समीकरण आपने पढ़ा होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2y प्लस c इक्वल टू 0। उसमें भी वृत्त का एक जनरल समीकरण मॉड z स्क्वायर प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0, ये उसका जनरल समीकरण है। इस जनरल समीकरण में हम रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस आएगी माइनस ए, ओ सॉरी इसकी रेडियस आएगी रूट मॉड ए स्क्वायर माइनस, उसका सेंटर आएगा माइनस ए, उसका सेंटर क्या आएगा माइनस ए, और उसकी रेडियस आएगी मॉड ए स्क्वायर माइनस बी, ये याद रखना। किसी भी सर्किल से अगर हम ये पी पॉइंट ले लें, ये सेंटर ले लें, ये पी पॉइंट ले लें, ये रेडियस ले लें, अगर हम किसी भी सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस लेते हैं किसी भी वैल्यू की, तो आ जाएगा सी पी प्लस आर, ये आ जाएगी मैक्सिमम डिस्टेंस, और सी पी माइनस आर ये आ जाएगी मिनिमम डिस्टेंस। किसी भी पॉइंट से किसी भी कहने का मतलब किसी पॉइंट से किसी भी सर्किल के अगर मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस लें, सी पी प्लस आर और सी पी माइनस आर, इसको हमें निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला हम देखते हैं कि नेक्स्ट फार्मूला के लिए देखते हैं कि जब हमें z माइनस जेड टू दिया है, ठीक है, सिंपल सा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस z माइनस जेड टू दिया है और इक्वल टू z1 माइनस z2 दिया है, z माइनस z1 सॉरी z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 इक्वल टू z1 माइनस z2 दिया है। तो हम इसमें हमें क्या ये अगर इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है, इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन मिले, तो अभी आपने एक बाइसेक्टर के लिए पढ़ा है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये क्या बन जाएगा, एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट तो आप जानते ही होंगे कि ऐसी लाइन जो दोनों से खुले हो, बाउंडेड अनबाउंडेड हो, दोनों से खुले हुए हैं, अनबाउंडेड हो, इसका कोई भी पता नहीं है कि ये कहाँ तक है, इधर भी कोई पता नहीं कहाँ तक है, ये एक लाइन सेगमेंट कहलाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं जब हमें z माइनस z1 माइनस z माइनस z2 इक्वल टू z1 माइनस z2 दिया है, तो ये एक रे कहलाएगी। रे तो जानते ही, ये लाइन सेगमेंट है और ये एक रे है। रे का मतलब हो गया है एक सिरा तो मालूम है, एक सिरा अनबाउंडेड, एक सिरा खुला हुआ है, इसलिए ये एक रे की इक्वेशंस कहलाएगी। और जब डबल मॉड लगा है z माइनस z1 माइनस करेंगे z माइनस z2 और ये डबल मॉड लगा है z1 माइनस z2, तब यह इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहलाएगी। इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस कहलाएगी। अब हम देखते हैं जब हमें इसी का स्क्वायर करना है, ऊपर वाली जो इक्वेशंस है उसका स्क्वायर कर देते हैं, z माइनस z1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू z1 माइनस z2 का स्क्वायर, तो ये एक सर्किल की इक्वेशन अगेन बन जाएगी, दोबारा सर्किल की ये इक्वेशंस बन जाएंगे। ये लोकस ऑफ z जो होगा वो एक सर्किल का लोकस होगा, ये सर्किल की इक्वेशंस बन जाएगी, z माइनस z1 का स्क्वायर, z माइनस z2 का स्क्वायर, z1 माइनस z2 का स्क्वायर, ये एक सर्किल की इक्वेशंस बन जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है बहुत और इसे याद रखना है।
और यह सर्किल की इक्वेशन कब बनेगी? यह सर्किल की इक्वेशन कब बनेगी? जब हमें किसी भी व्यास से जाने वाली व्यास के सिरे मालूम हो, किसी भी वृत्त के व्यास के सिरे मालूम हो। जैसे हमने x1 y1 x2 y2 दिया है, ये व्यास के सिरे हैं, तो इसकी इक्वेशन जब हम निकालते हैं x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन मिलती है। वैसे ही इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारा लोकस ऑफ जेड, और जेड का जब लोकस लेंगे, अगर हमने ये z1 मान लिया, ये z2 मान लिया, ये z मान लिया, ये p x y, तो हम देखते हैं ये 90 डिग्री पे है, तभी ये इक्वेशन हमारी बन के आ जाएगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे दो किरण की, कहने का मतलब ये इक्वेशन जो बन के आएगी, इसके जब z1 और z2 पॉइंट्स दिए होंगे तब ये बन के आएगी। अब हम देखते हैं z माइनस z1 इक्वल टू, उसी के लिए देखते हैं z माइनस z2 देखते हैं, z माइनस z1 इक्वल टू z माइनस z2 देखते हैं। एक रेखाखंड की इक्वेशन है, अगर यहाँ पे k लग जाएगा, k की वैल्यू, अगर k की वैल्यू जो है बन के युगल नहीं है, अगर बन के युगल हो गई तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। बन के युगल नहीं है तो हमारा यह फिर से एक वृत्त की इक्वेशंस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल की बन जाएगी। यह जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल कहलाएगी। अब ये k पे डिपेंड करेगी, k की वैल्यू, या k की वैल्यू अगर हमारी z1 माइनस z2 से बड़ी है, k की वैल्यू z1 माइनस z2 से बड़ी है, तब हमारा ये कहने का मतलब माइनर मेजर सर्किल बनेगा, मेजर सर्किल बन के आएगा। k की वैल्यू अगर हमारी z1 माइनस z2 से बड़ी है तो ये एक मेजर सर्किल बन के आएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ये मिस्टेक, ये सही है। k की वैल्यू बन के इक्वल नहीं होनी चाहिए, हमारा ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल बन जाएगा। अब यहाँ पर हम एक आर्गुमेंट के लिए इक्वेशंस बनाते हैं। अगर आर्गुमेंट दिया है z माइनस z1 z माइनस z2, यहाँ पे अल्फा दिया है, एंगल दिया अल्फा, तब हमारा ये जो लोकस आएगा, ये लोकस आएगा लोकस ऑफ z, ये सर्किल का ही होगा, लेकिन ये सर्किल के सेगमेंट का लोकस होगा। लोकस ऑफ z सेगमेंट ऑफ सर्किल, सेगमेंट ऑफ सर्किल मतलब सर्किल के सेगमेंट का होगा। अब सर्किल के सेगमेंट का यहाँ पर तो रेडियन बाई 2 है। अगर रेडियन बाई 2 की वैल्यू बड़ी है अल्फा से, अल्फा की वैल्यू रेडियन बाई 2 से बड़ी है, तो याद रखो लोकस ऑफ z, ये लोकस ऑफ z कहलाएगा वो माइनर सर्किल कहलाएगा। अगर अल्फा की वैल्यू रेडियन बाई 2 से कम है तो लोकस ऑफ z इज मेजर सर्किल। इंपॉर्टेंट है, मेजर सर्किल, लोकस ऑफ z जो होगा वो एक मेजर सर्किल के अंतर्गत आ जाएगा। जब अल्फा आर्गुमेंट z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, आर्गुमेंट z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन रेडियन बाई 2, लोकस ऑफ z माइनर सर्किल, अल्फा लेस देन रेडियन बाई 2, लोकस ऑफ z इज मेजर सर्किल। ये दो टाइप से हमारे सर्किल कंप्लीट होंगे। अगर अल्फा की वैल्यू रेडियन बाई 2 के युगल हो जाती है तो ये बन जाएगा हमारा सेमी सर्किल। अगर अल्फा की वैल्यू रेडियन बाई 2 के युगल हो जाती है तो हमारा ये बन जाएगा सेमी सर्किल। अल्फा की वैल्यू रेडियन बाई 2 के इक्वल होगी तो कौन सा सर्किल बनेगा? अल्फा की वैल्यू अगर प्लस माइनस रेडियन बाई 2 है तो ये बनेगा हमारा सेमी सर्किल। आर्गुमेंट z माइनस z1 z माइनस अपॉन आर्गुमेंट z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू अल्फा। अल्फा की वैल्यू अगर हमारी रेडियन बाई 2 से छोटी है तो ये मेजर सर्किल बनेगा, अल्फा की वैल्यू रेडियन बाई 2 से बड़ी है तो ये माइनर सर्किल बनेगा, और अल्फा की वैल्यू रेडियन बाई 2 के बराबर है तो ये सेमी सर्किल बन के तैयार होगा। अब एक इंपॉर्टेंट और बात, अगर हमारा
आर्गुमेंट z-1 इक्वल टू अल्फा आता था अगर अल्फा की वैल्यू 0 है। यहाँ पर समझने वाली बात है कि अल्फा की वैल्यू अगर 0 है या पाई है तब क्या कंडीशन होगी, तब ये कंडीशन होगी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी। तब ये स्ट्रेट लाइन या लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस है या एक लाइन सेगमेंट है whose passing through Z1 and Z2। अल्फा की वैल्यू अगर 0 है या पाई है तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस बनकर आएगी या एक लाइन सेगमेंट होगा जो whose passing through Z1 and Z2 से पास होता हुआ दिखाई देगा। अब एक एलिप्स की इक्वेशंस क्या होती है, एलिप्स के लिए हम देखेंगे अगर Z-Z1 दिया है प्लस Z-Z2 दिया है, अगर आगे भी कोई भी वैल्यू आती है तो क्या हमने बताया था यह एक किसकी इक्वेशन, लाइन सेगमेंट की इक्वेशन हो जाएगी, Z1Z2 होगा। लेकिन अगर इन दोनों का एडिशन कांस्टेंट k होगा तब यह एक एलिप्स की इक्वेशन बन जाएगी अगर k की वैल्यू Z1 माइनस Z2 से बड़ी है। अगर k की वैल्यू केस 1 के हिसाब से Z1 एवं Z2 से बड़ी है तब हमारा ये लोकस बनेगा एलिप्स का, लोकस ऑफ एलिप्स का। ये केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड के अनुसार अगर हम देखेंगे k की वैल्यू Z1 माइनस Z2 के बराबर है तो ये हमें मालूम है क्या बनेगा, लाइन सेगमेंट। ये तो हम पढ़ चुके हैं। k की वैल्यू अगर Z1 माइनस Z2 से छोटी है तो हमारा ये क्या बन के आएगा, लोकस ऑफ Z एक इमेजिनरी कर्व, लोकस ऑफ Z इज इमेजिनरी कर्व, एक इमेजिनरी कर्व की इक्वेशन बनकर आ जाएगी। लोकस ऑफ Z इज ये इमेजिनरी कर्व। आगे हम देखते हैं इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस और रहे हैं, वो कुछ फार्मूले और रहे हैं, उनको भी हम करेंगे आगे। अब हम देखते हैं हाइपरबोला, प्लस कर दिया इसको माइनस कर दिया, Z-Z1 माइनस Z-Z2 इक्वल टू k कांस्टेंट। अब यहाँ पर k की वैल्यू डिपेंड करेगी, k की वैल्यू इसमें भी अगर हम ग्रेटर देन करेंगे तो हमारा लोकस ऑफ Z यहाँ पर बिल्कुल जस्ट उल्टा करेंगे, यहाँ पर अपॉन लेस देन करेंगे Z1 माइनस Z2, लोकस ऑफ हाइपरबोला, k की वैल्यू अगर Z1 माइनस Z2 के बराबर है तो लोकस ऑफ Z इज ए रे कहलाएगी। हमने बताया था रे यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगी। k Z1 माइनस Z2 से बड़ा है तब लोकस ऑफ Z इज ए क्या कहलाएगा हमारा, इमेजिनरी कर्व। तब ये एक इमेजिनरी कर्व बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक पैराबोला के लिए देखते हैं Z माइनस Z0 इक्वल टू, हम यहाँ पर देखते हैं अल्फा नॉट Z0 प्लस अल्फा Z0 प्लस R इक्वल टू प्लस अपॉन, यहाँ पर देखेंगे क्या बनेगा 2 मॉड अल्फा। ये हमारा लोकस ऑफ Z जो बनके तैयार होगा वो किसका बनेगा, वो तैयार हो जाएगा हमारा पैराबोला, जिसमें डायरेक्टर्स यही हो जाएगी ऊपर वाली, अल्फा Z0 प्लस अल्फा Z0 प्लस R इज द डायरेक्टर्स। अब हम आप लोगों के लिए पढ़ाएंगे हाइपरबोला के फार्मूले। जितने भी फार्मूले हाइपरबोला के हैं उन सभी फार्मूलों को हम यहाँ पर करवाएंगे। हाइपरबोला के फार्मूले के लिए हम देखते हैं सबसे पहले साइन आई एक्स क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स।
कॉस आई एक्स, आई कॉस हाइपरबोलिक एक्स tan आई एक्स अपॉन कर दो भाई, क्या हो जाएगा tan हाइपरबोलिक एक्स, सॉरी यहाँ पे आई आएगा, आई आ जाएगा, आई tan हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा, यहाँ आई tan हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, e की पावर x प्लस माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 ये आ जाएगा। कॉस हाइपरबोलिक एक्स e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा। कॉस हाइपरबोलिक x e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा। इसी प्रकार tan हाइपरबोलिक x cos cot हाइपरबोलिक x बाकी हम निकाल लेंगे इसमें, ठीक है। हमेशा याद रखो क्योंकि साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 होती है, tan हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू हमारी होती है 0। ये भी याद रखो, तीनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, ये भी तीनों फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखेंगे। अब हमें यहाँ से देखना है, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि कभी भी साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा करेंगे, और यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा है तो माइनस कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा करेंगे, और कॉसिक स्क्वायर थीटा है तो माइनस कॉसिक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा करेंगे। यहाँ पर तीन टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, कॉट और साइन और कॉसिक। साइन तो फर्स्ट नंबर, फिर लास्ट में सीसी आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर फार्मूला लिखना स्टार्ट करेंगे। आपने पढ़ा होगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस, हमने कहा कि इसको लिखना है प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये हो गया। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस आएगा, लेकिन माइनस की जगह पे साइन है, प्लस में आ जाएगा इनटू कॉस हाइपरबोलिक 2x आ जाएगा। इस तरीके से हमारा एक फार्मूला ये आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा फार्मूला इसी प्रकार 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स करेंगे, 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू cos हाइपरबोलिक 2x, चौथा कर देंगे 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos हाइपरबोलिक 2x हो जाएगा। पांचवा कर देंगे sec स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और माइनस यहाँ पे कॉट है तो tan भी हाइपरबोलिक में है, प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कॉसिक माइनस कॉसिक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू प्लस 1 या माइनस प्लस कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से 1 उधर पहुँचा दो, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x इक्वल टू ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक x प्लस y हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x प्लस cos हाइपरबोलिक x इंटू साइन हाइपरबोलिक, यहाँ y हो जाएगा इंटू साइन हाइपरबोलिक y। cos हाइपरबोलिक x प्लस y क्या हो जाएगा cos हाइपरबोलिक x प्लस इंटू cos हाइपरबोलिक y माइनस, प्लस है माइनस आना चाहिए लेकिन माइनस माइनस साइन दोनों आएंगे, तो साइन हाइपरबोलिक x इंटू साइन हाइपरबोलिक y आ जाएगा। इस तरीके से हमारे ये फार्मूले भी कंप्लीट होते जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि कभी भी साइन हाइपरबोलिक एक्स एंड कॉस हाइपरबोलिक एक्स का पीरियोडिक याद रखोगे 2 पाई आई, tan हाइपरबोलिक एक्स का पीरियोडिक पाई आई लिखोगे। ये एक नंबर में क्वेश्चन अलग से आ जाता है, इसको जरूर याद रखोगे।
दो चार फार्मूले और रहते हैं, बस कंप्लीट होने वाला है। हम यहाँ पर देखेंगे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इक्वल टू लॉग जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1 कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड लॉग जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1 tan हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इक्वल टू 1/2 लॉग, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड, 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इक्वल टू 1/2 लॉग, यहाँ से जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1। इस तरीके से और कुछ फार्मूले रिवर्सिबल, उसमें साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्या होता है माइनस आई साइन इनवर्स आई एक्स, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्या होता है माइनस आई कॉस इनवर्स आई एक्स, टैन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्या होता है माइनस आई टैन इनवर्स आई एक्स। ये रहे सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के और हाइपरबोलिक फंक्शन के सभी फार्मूले। आशा करता हूँ आप लोग इन फार्मूले को तैयार कर लें और आगामी जो कंपटीशन है उसके लिए आप जो है अपने आप को प्रिपेयर कर लें। धन्यवाद।